अलाउद्दीन खिलजी और जाफर खान द बैटल ऑफ किली। 13वीं सदी ईस्वी मंगोल तातारियों के उरूज का दौर। इन्होंने लगभग पूरे एशिया और यहाँ तक कि यूरोप में भी अपनी ताकत का परचम लहरा दिया था। इराक, ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, पूर्वी यूरोप, चाइना, ये सारे के सारे ही इलाके मंगोलों ने खोपड़ियों के मीनार खड़े करके कब्जा लिए थे। वहीं दूसरी तरफ भारत शुरू में इन हमलों से बचा हुआ था, शायद इस वजह से कि चंगेज खान और उसके बेटों के लिए यही मुफीद था कि वो आगे की तरफ हमला करे, इसके बजाय कि बिल्कुल ही अलग ज्योग्राफी वाले देश में घुसे। उन दिनों भारत में दिल्ली सल्तनत का कब्जा था, जिसका आगाज भी ठीक उसी साल हुआ 1206 में, जब मंगोल सरदार के बेटे तेमुजिन ने सत्ता संभाली और अपना नाम बदलकर चंगेज खान कर लिया था। खैर, 1290 में दिल्ली सल्तनत के नए सुल्तानों में जलालुद्दीन खिलजी और इसी के साथ ही खिलजी राजवंश का भी आगाज हो गया। उनके दो भतीजे थे, अल्तमश बेग हुलागू खान और अलाउद्दीन खिलजी। बचपन में इनके वालिद सहीबुद्दीन मसूद फौत फरमा गए थे, जिसके बाद जलालुद्दीन ने ही अपने दोनों भतीजों की परवरिश की। इनमें से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा की कई जंगों में मदद की, जिससे खुश होकर जलालुद्दीन ने अपनी बेटी का निकाह अलाउद्दीन से कर दिया और साथ ही इन्हें अमीर तुजुक भी बना दिया, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। अलाउद्दीन की अहलिया मलिका जहां एक गर्म मिजाज और गुस्सैल औरत थी, जो अलाउद्दीन पे हावी होने की हर मुमकिन कोशिश किया करती। और जब जलालुद्दीन सुल्तान बने तो ये खातून और भी घमंडी हो गई, जिससे इनके बीच काफ़ी कहासुनी होती और राजकुमारी की माँ अलाउद्दीन के खिलाफ उसका पूरा साथ देती। साथ ही ये जलालुद्दीन की कान भी भरा करती थी, आपका भतीजा आपके खिलाफ एक सल्तनत खड़ा करना चाहता है, जिससे इन दोनों चचा भतीजे के रिश्ते में खटास आना शुरू हो गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इन सब के बावजूद भी बिल्कुल खामोश रहा करता, शायद इस वजह से कि कुछ कर पाना उनके बस में नहीं था। बहरहाल 1291 में कारा के गवर्नर मालिक छज्जू ने जलालुद्दीन के खिलाफ एक विद्रोह कर दी और इसे खत्म करने के लिए अलाउद्दीन को वहां भेजा गया, जिसके बाद जलालुद्दीन ने सफलता से खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी को वहां का राज्यपाल बना दिया। गवर्नर बनने के बाद कारा के मालिक छज्जू के पुराने अमीर ने अलाउद्दीन को बहकाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि जलालुद्दीन बहुत ही कमजोर सुल्तान है और दिल्ली की गद्दी तो आपके हाथ में होनी चाहिए। अलाउद्दीन पहले ही घरेलू बर्ताव और अपनी सास से तंग आ गया था। नतीजतन इसने इरादा कर लिया कि अब सुल्तान को रास्ते से हटाना ही होगा। तख्ता पलट के लिए भड़काने के दौरान मालिक के लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को ये मशवरा भी दिया कि इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी ताकि एक बड़ी सेना खड़ी कर सके। इसी के मद्देनजर अलाउद्दीन ने पड़ोस के कई सारे राज्यों पर हमला किया, जैसे मालवा और यादवा, और सुल्तान को भी लूट का हिस्सा अता करते रहे ताकि कोई शक पैदा ना हो। लेकिन इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी को साउथ के राज्य यादवा की राजधानी देवगिरी में जाने का रास्ता मालूम हो चला, जो बड़ा ही धनी राज्य हुआ करता था। तो आखिरकार सालों की तैयारी के बाद 1296 में खिलजी ने देवगिरी पे हमला कर ही दिया। यहाँ उसे दुनिया भर का खजाना हाथ लगा, जैसे कीमती पत्थर, जेवरात, सिल्क, हाथी, घोड़े। लेकिन इस बार ये जलालुद्दीन के पास जाने के बजाय लूट के सामान के साथ कारा चले गए। उधर उनके भाई हुलागू खान ने जलालुद्दीन को कारा में आने का न्योता दिया ताकि कीमती सामान वो ले जा सके। जलालुद्दीन को यह जरा भी शक नहीं हुआ कि उनका भतीजा उन्हें कत्ल करने के लिए वहां बुला रहा है। नतीजतन 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन ने मुलाकात के दौरान बहुत ही सफाई से अपने राजा का कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसने खुद को अक्टूबर 21, 1296 को सल्तनत दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। बादशाह बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत की ताकत को और भी बढ़ाया और हर एक सिपाही को 1.5 साल की तनख्वाह एक ही बार में दे दी। वहीं आम लोगों के बीच बेशुमार सोने के सिक्के बंटवाए। इन सारी चीज़ों की खबर तातारी मंगोल भी रखे हुए थे और इसी वजह से इन्होंने अलाउद्दीन के राजा बनने के बाद हमले और भी तेज कर दिए। वो बार बार पंजाब के क्षेत्र में लूट मार करते और जो हाथ लगता लूट कर निकल लेते। मंगोल साम्राज्य की ताकत उन दिनों बुलंदियों पे थी और सेंट्रल एशिया पे राज करने वाले चगताई खानाते के शासक दुआ खान की नज़र इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे टिकी हुई थी। वो अपने साम्राज्य को भारत तक फैलाना चाहता था, क्योंकि उसके लिए अपने साम्राज्य को किसी दूसरी ओर फैलाना मुमकिन नहीं था। इसी के मद्देनजर
1297 से 1298 के बीच नोयन कादर खान ने पंजाब पे फिर से हमला किया, लेकिन उलागू खान ने उन्हें खदेड़ डाला। फिर अगले 2 हमलों में जाफर खान ने अच्छे से इनकी पिटाई की। हजारों हजार मंगोल मारे गए और कईयों को गुलाम बना लिया गया। इस तरह एक के बाद एक जिल्लत भरी हार से तातारी ताव में आ गए और इन्होंने पूरी ताकत के साथ अल हिंद को कब्जाने की रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी के तहत 1299 के आखिर में दुआ खान ने अपने बेटे कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख की फौज दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। इनका मकसद सिर्फ लूट मार और खोपड़ियों के मीनार खड़े करना नहीं था, बल्कि ये हुकूमत करना चाहते थे। 6 महीने के सफर के बाद इन्होंने दिल्ली के उपनगरों से लगभग 10 किलोमीटर दूर खिल्ली में पड़ाव डाला। इनके पहुंचने की खबर सुन चारों तरफ सन्नाटा फैल गया और आसपास के लोग किलेबंद दिल्ली में जमा होने लग गए। व्यापारियों को रोकने की वजह से सामान की कीमतें बहुत ऊपर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल आक्रमण की खबर तभी मिल पाई जब वे सिंधु नदी पार कर गए थे। युद्ध की तैयारी के लिए 1 से 2 सप्ताह ही था। परिणाम स्वरूप इन्होंने फौरन सारे गवर्नर्स को खत लिखा और फौज भेजने का हुक्म दिया, जिसके बाद अलाउद्दीन ने सीरी के करीब यमुना नदी के पास अपना पड़ाव डाला। सुल्तान के आला अधिकारी इन्हें मंगोलों से बातचीत और कूटनीति का सहारा लेकर मसला हल करने की पेशकश कर रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने तर्क दिया कि अगर उसने ऐसा किया तो इसके इस कायराना रुख से जनता और योद्धा उनके लिए सामान खो देंगे। साथ ही सुल्तान ने अलाउल मुल्क दिल्ली के इंचार्ज को चाबी ये कहते हुए दी थी कि जो युद्ध में जीत कर आए उसे ही थमाना तुम। 14वीं सदी के इतिहासकारों की माने तो मंगोल सेना तादाद में लगभग 1 से 2 लाख के करीब थी, जो 4 कमानों में बटी हुई थी, लेफ्ट, सेंटर और राइट, जिसका नेतृत्व हिलजक खुद कुतलू ख्वाजा और तामर बागा कर रहे थे। वहीं 10,000 की एक टुकड़ी छिपी हुई थी। दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत के 3 लाख लड़ाके मौजूद थे, जो 5 विंग्स में बटी हुई थी, राइट, लेफ्ट, सेंटर और 2 अलग विंग्स। इनमें दाएं हिस्से की कमान जाफर खान के हाथों में थी। वही जाफर खान जिन्हें देख तातारियों के घोड़े पानी पीना बंद कर देते थे। अलाउद्दीन ने अपने हर जनरल को यह सख्त हिदायत दी हुई थी कि कोई भी अपनी जगह से हिले नहीं, वरना सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन जाफर खान ने सुल्तान का हुक्म तोड़ते हुए मंगोल फौज के बाएं हिस्से पर पूरी ताकत से हमला कर दिया, जिसकी कमान जनरल हिजलक के हाथों में थी। यह देखते हुए तातारियों ने अपने सबसे सफल रणनीति में से एक का इस्तेमाल किया, खुद से पीछे हटना, जिसमें जाफर खान फंसते चले गए और तेजी से मंगोलों का पीछा करने लगे, जिससे उनकी पैदल सेना पीछे रह गई और यहाँ तक कि घोड़सवारों को भी जाफर खान के गति से गति मिलाकर चलने में मुश्किलें आने लगी। 55 किलोमीटर तक तातारियों का पीछा करने के बाद जाफर खान को यह एहसास हुआ कि उनके पास 1000 घोड़सवारी बचे रह गए हैं। साथ ही जनरल तरकी की मंगोल टुकड़ी ने उन्हें पीछे से 3 किलोमीटर तक घेर रखा था, जिससे वापस लौटना भी मुश्किल था। लेकिन अगर वो वापस लौटते भी तो अलाउद्दीन इन्हें कायरता और नाफरमानी के लिए सजा देता। नतीजतन इन्होंने यह इरादा कर लिया कि सामने खड़े हजारों हजार की सेना से आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतिहासकारों के मुताबिक मंगोली सरदार कुतलू ख्वाजा ने जाफर खान को सरेंडर करने की बात कही और साथ ही ये वादा किया कि उन्हें चगताई खानाते में दिल्ली सल्तनत से बड़ा ओहदा दिया जाएगा। लेकिन जाफर ने मना कर दिया और तातारियों के पर खच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। हाल ये हो गया कि मंगोली घोड़ों के भी पसीने छूटने लगे। घंटों घंटे चले इस युद्ध में जाफर खान के घोड़सवारों ने 5000 मंगोली सेना के खोपड़ी उड़ा दिए थे और इनके सिर्फ 800 फर्दी शहीद हुए। अब जबकि सिर्फ 200 घोड़सवारी बचे थे तो जाफर खान ने अपना आखिरी दांव चला और ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। जब इनके घोड़े का पांव काट दिया गया तो जनरल जाफर ने पैदल ही लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन आखिर में एक तीर ने जाफर खान के कवच को चीर डाला और ठीक उनके दिल में जाकर लगा। उसी दिल में जहां किसी बड़े से बड़े सम्राट का जर्रा बराबर भी खौफ नहीं था, लेकिन सिर्फ एक बनाने वाले का। जाफर खान के इंतकाल के बाद दिल्ली सल्तनत के अधिकारियों में मायूसी छा गई और वो अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली वापस जाकर किले की सुरक्षा में लड़ने की बात कहने लगे, लेकिन उसने मना कर दिया। दरअसल अगर अलाउद्दीन चाहते तो आसानी से जाफर खान के लिए एक टुकड़ी भेज मदद कर सकते थे, लेकिन जाफर की पॉपुलैरिटी में इजाफा होते देख उन्हें ये लगने लगा था कि कहीं ये उनकी गद्दी ना हड़प ले। इसी वजह से जाफर खान को मरने के लिए छोड़ दिया गया। बहरहाल
जाफर खान के शहीद होने के बाद मंगोल जीत से बस 2 कदम ही दूर थे, लेकिन इन्होंने पीछे लौटने का इरादा किया। क्यों? इसके 2 कारण बताए जाते हैं। पहला तो इसलिए कि जाफर खान के इस हमले से तातारियों में खौफ तारी हो गया था। जब 1000 ये कर सकते हैं तो बाकी क्या करेंगे। दूसरा और सबसे अहम इसलिए कि जाफर खान से जंग में मंगोल सरदार कुतलुक ख्वाजा बुरी तरह से घायल हो गया था, और जब ये लौटने लगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें शांति से वापस जाने दिया और आगे बढ़कर इन्होंने हमला नहीं किया। लेकिन लौटने के दौरान ही कुतलुक ख्वाजा जंग में लगे घातक चोट से मर गया। हालांकि जाफर खान लड़ते लड़ते जंग में शहीद हो गए, लेकिन अलाउद्दीन ने इनसे मुंह फेर लिया, ये कहते हुए कि उसने खुद ही बेवकूफ़ी की, मेरा हुक्म ना मानकर। और 13वीं सदी के बाद दिल्ली सल्तनत के लेख में इनका जिक्र कहीं नहीं मिलता।